दोस्तों, कुछ साल पहले तक भारत में जब भी कोई बड़ी अमेरिकी कंपनी यहाँ आकर फैक्ट्री लगाती थी, कोई इन्वेस्टमेंट अनाउंस करती थी या हजारों जॉब्स क्रिएट करने की बात करती थी, तो उसे बड़ी उपलब्धि माना जाता था। टीवी डिबेट्स होती थीं, अखबारों में हेडलाइंस छपती थीं और कहा जाता था कि देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अब भारत पर भरोसा कर रही हैं। लेकिन वक्त कितना बदल गया है। आज कहानी कुछ अलग दिशा में जाती दिखाई दे रही है। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि अमेरिका के नेता अपने लोगों को यह बताने में लगे हैं कि भारत उनके देश में पैसा लगाने वाला है। भारत की कंपनियां अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं और इससे अमेरिकी इकोनॉमी को फायदा होगा। यानी जो तस्वीर कभी एक तरफ दिखाई देती थी, आज वही तस्वीर दूसरी तरफ से भी नजर आने लगी है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? अमेरिका को भारत का नाम लेकर अपने लोगों को उम्मीदें क्यों दिखानी पड़ रही हैं? क्या यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट की कहानी है या फिर इसके पीछे कहीं बड़ी जियोपॉलिटिकल रियलिटी छुपी हुई है? इसी पर आज विस्तार से बात करेंगे। साथ ही ईरान ने भारत से एक अहम रिक्वेस्ट भी की है, उसके पीछे की पूरी कहानी भी समझेंगे। और तेल की कीमतों को लेकर मोदी सरकार ने जो बात कही है, उससे भी साफ पता चलता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का असर सीधे हमारी जेब तक कैसे पहुंचता है। तो आज की वीडियो में कई ऐसी अपडेट्स हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं और आने वाले समय की तस्वीर भी दिखाती हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरे सभी दोस्त वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस शहर या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमको पता चल सके कि हमारी फैमिली कहां तक फैली है। दोस्तों, एक टाइम था जब भारत में किसी विदेशी कंपनी के इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनती थीं। लेकिन अब अमेरिका खुद भारतीय कंपनियों के पैसे को अपनी अचीवमेंट की तरह दिखाने में लगा हुआ है। दरअसल अमेरिका के राजदूत सर्गियो घोर ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारतीय कंपनियां आने वाले समय में अमेरिका के अंदर बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर रही हैं। उनके मुताबिक टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर्स में भारत की तरफ से $20.5 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ पिछले एक दिन के अंदर ही 12 भारतीय कंपनियों ने करीब $1.1 बिलियन के नए इन्वेस्टमेंट प्लान्स अनाउंस किए हैं। सर्गियो घोर का कहना है कि इससे अमेरिका में नई जॉब्स बनेंगी, फैक्ट्रीज को फायदा होगा और सप्लाई चेन्स पहले से ज्यादा मजबूत होंगी। सुनने में तो ये बयान बिल्कुल वैसा लगता है जैसे कोई सरकार अपने देश के लोगों को इकोनॉमी की अच्छी खबर सुना रही हो। और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बयान को आगे शेयर किया। यानी वॉशिंगटन इस पूरी कहानी को एक सक्सेस स्टोरी की तरह पेश करना चाहता है। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात इन्वेस्टमेंट की रकम नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका भारतीय कंपनियों के निवेश को भी अपने राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बना रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं किया गया कि आखिर वो कौन कौन सी भारतीय कंपनियां हैं जो इतना बड़ा पैसा अमेरिका में लगाने जा रही हैं। लेकिन इतना जरूर दिखाई दे रहा है कि ट्रंप प्रशासन इस खबर को अपने लोगों के सामने बार बार हाईलाइट करना चाहता है। अब दूसरी तरफ अगर भारत के नजरिए से देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ट्रेड, टैरिफ्स और कई दूसरे मुद्दों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तनाव भी देखने को मिला है। ऐसे में जब अमेरिकी अधिकारी ये कहते हैं कि दोनों लोकतंत्रों को बराबर फायदा हो रहा है, तो इस दावे पर हर कोई सहमत हो, ऐसा भी नहीं है। यही वजह है कि इस बयान को लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। लेकिन एक बात तय है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था खुद भारतीय निवेश को हेडलाइन बनाकर पेश कर रही है और ये अपने आप में बताता है कि आज ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की कंपनियों की अहमियत पहले के मुकाबले कितनी बढ़ चुकी है। अब इसी बीच तेलंगाना से भी एक ऐसी खबर सामने आई है जिस पर लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले तेलंगाना में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उन्होंने फैसला लिया गया था कि हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास वाली सड़क का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा जाएगा। उस वक्त भी इस फैसले पर काफी चर्चा हुई थी, लेकिन अब मामला सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं रह गया है। नई जानकारी ये है कि 23 जून को इसके लिए बाकायदा एक बड़ा कार्यक्रम भी रखा जा रहा है। यानी सिर्फ बोर्ड बदलकर काम खत्म नहीं होने वाला, बल्कि इनॉग्रेशन इवेंट होगा, मेहमान बुलाए जाएंगे और पूरा आयोजन एक औपचारिक समारोह की तरह किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के राजदूत सर्गियो घोर को भी निमंत्रण भेजा गया है। यहीं से राजनीतिक बहस और तेज हो गई है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के कई नेता केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि भारतीय नाविकों की मौत वाले मामले में अमेरिका से जवाब मांगा जाए, जांच की मांग की जाए और जरूरत पड़े तो कड़ा विरोध भी दर्ज कराया जाए। लेकिन दूसरी तरफ उसी पार्टी की राज्य सरकार ट्रंप के नाम पर सड़क के उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित कर रही है। यही वजह है कि अब विरोधी दल इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर अमेरिका को लेकर इतना गुस्सा और नाराजगी दिखाई जा रही है, तो फिर ऐसे समय में इस तरह का समारोह क्या संदेश देता है? अब कौन सही है और कौन गलत, ये फैसला तो आप खुद कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि एक ही मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक संदेश जाने की वजह से लोगों के बीच चर्चा काफी बढ़ गई है। वैसे आपको क्या लगता है,
किसी विदेशी नेता के नाम पर सड़क का नाम रखना सामान्य डिप्लोमेटिक जेस्चर माना जाना चाहिए, या फिर मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसे फैसलों पर दोबारा विचार होना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अब जरा एक और दिलचस्प अपडेट पर नजर डालते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं रहने वाली, बल्कि ब्रिक्स देशों की एक अहम बैठक का केंद्र भी बनने वाली है। 22 और 23 जून को ब्रिक्स देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग होने जा रही है, और अब इसको लेकर एक के बाद एक बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। सबसे पहले ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इस बैठक को काफी महत्व देता है और भारत की अध्यक्षता का समर्थन भी करता है। इसी वजह से तेहरान अपनी तरफ से सीनियर डेलीगेशन दिल्ली भेज रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी निजामीपुर इस बैठक में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दिलचस्प बात यह है कि ईरान अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर मोहसेन पकनेजाद को भी भारत भेज रहा है, और यहीं से असली तस्वीर समझ में आती है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच जो नया समझौता हुआ है, उसके बाद तेहरान की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है अपने तेल के खरीदारों को वापस जोड़ना। और भारत तो वैसे भी दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी इंपोर्टर्स में से एक है, यानी ईरान चाहता है कि भारत फिर से बड़े स्तर पर उसका क्रूड ऑयल खरीदे। उधर ग्लोबल ऑयल मार्केट में भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जिस क्रूड ऑयल की कीमतें $100 के आसपास चर्चा में थीं, आज वही कीमतें काफी नीचे आ चुकी हैं। ब्रेंट क्रूड लगभग $77 प्रति बैरल के आसपास और WTI क्रूड करीब $74 के स्तर पर ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में सप्लाई पूरी तरह नॉर्मल हो गई, ऑयल टैंकर्स का ट्रैफिक पहले की तरह रिस्टोर हो गया और ईरान के साथ साथ वेनेजुएला का तेल भी पूरी क्षमता से बाजार में वापस आने लगा, तो सप्लाई और बढ़ सकती है। और सप्लाई बढ़ने का सीधा मतलब होता है कीमतों पर दबाव। यहीं पर बहुत से लोग सोच रहे हैं कि अगर दुनिया में तेल सस्ता हो रहा है, तो भारत में पेट्रोल और डीजल भी तुरंत सस्ता क्यों नहीं हो जाता? सरकार की तरफ से इसका जवाब भी दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि आज जिस क्रूड ऑयल की कीमत गिर रही है, वो तेल कल सुबह पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाला नहीं है। पहले खरीद होती है, फिर टैंकर में लोडिंग होती है, हजारों किलोमीटर की शिपिंग होती है, भारत आने के बाद रिफाइनिंग होती है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए फ्यूल पंप्स तक पहुंचाया जाता है। यानी पूरी चेन में काफी समय लगता है। सरल भाषा में कहें तो आज पंप पर बिक रहा फ्यूल जरूरी नहीं कि आज के क्रूड ऑयल रेट पर खरीदे गए तेल से ही बना हो। सरकार का एक और तर्क भी है। उनका कहना है कि जब पिछले महीनों में क्रूड ऑयल महंगा हुआ था, तब पूरी बढ़ोतरी का बोझ सीधे लोगों पर नहीं डाला गया था। काफी हिस्सा सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने खुद एब्जॉर्ब किया था, और इसी दौरान हजारों करोड़ रुपए का फाइनेंशियल प्रेशर भी झेलना पड़ा। इसलिए जब कीमतें नीचे आती हैं, तो कंपनियां और सरकार पहले अपने पुराने नुकसान को बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल सस्ता होने और पेट्रोल पंप पर राहत मिलने के बीच अक्सर कुछ समय का गैप दिखाई देता है। अब आपकी क्या राय है? अगर ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल लंबे समय तक नीचे रहता है, तो क्या सरकार को जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देने चाहिए, या फिर पहले ऑयल कंपनीज के लॉसेस रिकवर होने चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अब जरा अफगानिस्तान से आई इस खबर को सुनिए, क्योंकि इस पर लोगों की राय दो हिस्सों में बंट सकती है। कुछ लोग कहेंगे कि यह फैसला बहुत ज्यादा सख्त है, और कुछ लोग शायद ये भी बोल दें कि हमारे यहाँ भी कुछ जगहों पर ऐसा नियम लगा दिया जाए तो बुरा नहीं होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अच्छी खबर। भारत ने एक बार फिर अफगानिस्तान की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने अफगानिस्तान के हेल्थ सेक्टर के लिए करीब 5 टन मेडिकल सहायता भेजी है। इसमें बच्चों और नवजात शिशुओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, वेंटिलेटर, पेशेंट मॉनिटर, कार्डियोग्राफ मशीनें, सर्जरी से जुड़ा मेडिकल इक्विपमेंट और कई दूसरी जरूरी हेल्थ किट्स शामिल हैं। भारत पिछले कई सालों से अफगानिस्तान के लोगों की मदद करता आया है, और यह उसी सिलसिले की एक और कड़ी है। लेकिन अब आते हैं उस खबर पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। तालिबान सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो अब सरकारी दफ्तरों में स्मार्टफोन लेकर जाना लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया है। चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो या फिर कोई सामान्य कर्मचारी, नियम सबके लिए एक जैसा बताया जा रहा है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में स्मार्टफोन के साथ पकड़ा जाता है, तो सिर्फ फोन जब्त नहीं होगा, बल्कि उसे मौके पर तोड़ा भी जा सकता है। साथ ही आगे अलग कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। तालिबान का कहना है कि सरकारी दफ्तरों में काम से ज्यादा समय मोबाइल स्क्रीन पर बिताया जा रहा था, फाइलें लेट हो रही थीं, काम अटक रहा था, और कई बार अंदरूनी दस्तावेज सोशल मीडिया तक पहुंच जा रहे थे। उनके मुताबिक कुछ कर्मचारी सरकारी फाइलों और आदेशों की तस्वीरें लेकर उन्हें बाहर शेयर कर देते थे। यही वजह है कि अब इसे सिर्फ अनुशासन का नहीं, बल्कि सुरक्षा का मामला भी माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान से जो वीडियो सामने आ रही हैं, उनमें तालिबान के लोग खुद स्मार्टफोन तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वीडियो रिकॉर्ड भी स्मार्टफोन से ही हुई है, तो इस बात पर सोशल मीडिया पर लोग खूब मजाक भी कर रहे हैं। फिलहाल आदेश साफ है,
सरकारी कर्मचारी अगर स्मार्टफोन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे घर पर रखें, दफ्तर में लेकर आए तो मुश्किल हो सकती है। अब इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या इससे कामकाज बेहतर होगा या फिर यह जरूरत से ज्यादा सख्त कदम है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और दोस्तों, उम्मीद है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया होगा। जल्द ही मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।